शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। संसद मार्च के दौरान जेएनयू स्टूडेंट्स और पुलिस में झड़प। यूनिवर्सिटी गेट पर छात्रों ने तोड़े बैरिकेड। हिरासत में लिए गए कई छात्र। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर सस्पेंस बरकरार। सोनिया से मिले शरद पवार। मुलाकात के बाद कहा सरकार बनाने को लेकर किसी से नहीं हुई बात। लोकसभा के शीतकालीन सत्र का हंगामेदार आगाज। पीएम ने की संवाद और सहयोग की अपील। कहा राज्यसभा सेकेंडरी नहीं सेकेंड हाउस। जनता के आशीर्वाद से पूरा करेंगे 65 पार का लक्ष्य। सीएम का दावा। कहा रघुवर के रहते नहीं टूट सकती कोई बस्ती। नैक की ग्रेडिंग में फिसड्डी साबित हुआ पटना कॉलेज। 7 मानकों में किसी में B+ ग्रेड तक नहीं। पटना यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज की अब तक की सबसे खराब रैंकिंग। पटना में 16 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया कटिहार का इंजीनियर। रोड प्रोजेक्ट के लिए 83 लाख में हुई थी डील। सबूतों को मिटाने की हुई कोशिश। और खबरों को देख लेते हैं तफसील से। सबसे पहले बात जेएनयू की। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जेएनयू के छात्रों का संसद मार्च रास्ते में रोक तो दिया गया, लेकिन इससे मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। जेएनयू के छात्र सड़क पर धरना देने लगे। लाठियां चली, लेकिन छात्र डटे रहे। मामला बिगड़ता देख मंत्रालय हरकत में आया और छात्रों के प्रतिनिधियों को मिलने के लिए बुलाया। क्योंकि काफी गाड़ी जो है इस ट्रैफिक में फंसी हुई है। आपकी प्रेसिडेंट भी फंसी हुई है। वो तभी आ सकती है जब यहाँ पे जल्दी से जल्दी जब ये ट्रैफिक एक लेन खुलेगा। मैं आपको पूरे लेन खाली नहीं करने कह रहा हूँ, आप आधी लेन को खाली कर दीजिए। जिनको चुना है वो कहने लगे हैं कि बोलना मना है। और जहाँ तक बात है आधा लेन खाली करने का, हम ऑलरेडी आधे लेन में, आप खाली कीजिए अपने पुलिस को हटवाइए, खाली कीजिए। पुलिस अपनी सुना रही है, छात्र अपनी बता रहे हैं। मान मनोवल का ये दौर शुरू तो दिन में ही हुआ था, लेकिन चला अंधेरा होने तक। छात्रों के इस संग्राम को खत्म कराने की जितनी कोशिश हुई, लड़ाई उतनी ही तेज होती गई। यकीन न हो तो देखिए इस तस्वीर को। खून से लथपथ ये छात्र जेएनयू का है और लाठीचार्ज के दौरान घायल हुआ है। पुलिस इसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से छात्रों को यहां तक आने से पहले ही रोकने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन जेएनयू से चले छात्र बैरियर तोड़ते हुए सफदरजंग टॉम के पास तक पहुंच गए। यहां छात्रों को रोका गया तो छात्र सड़क पर ही जम गए और धरना प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी, लेकिन पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज से इनकार किया गया है। हम लोग आराम से आ रहे थे और सडनली यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ और बहुत लोग, मैं पीछे थी तो बहुत लोगों को देखा कि पीछे की तरफ आ रहे हैं और 1-2 लोगों को उसमें चोट भी लगी और बहुत लोगों का खून भी गिरा है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किसी को कोई खास चोट लगी है। मीनवाइल हमारे जो दिल्ली पुलिस के पुलिस पर्सनल्स को भी कईयों को चोट आई हुई है, क्योंकि इन्होंने 1-2 जगह बैरिकेड जो तोड़े हैं उसकी वजह से हो सकता है कि किसी को थोड़ी बहुत। जेएनयू छात्रों के मार्च के चलते दिल्ली पुलिस के एडवाइजरी जारी करने के बाद लोक कल्याण मार्ग, उद्योग भवन के साथ पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर गेट बंद करना पड़ा। विरोध की ये हवा दिल्ली तक ही नहीं रुकी, बात लखनऊ तक पहुंच गई और जेएनयू छात्रों के समर्थन में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र भी उतर आए। जेएनयू के छात्रों की माने तो उनकी बातें नहीं सुने जाने के बाद वो सड़क पर उतरे। हमारे समझ में एक चीज आ रही है कि जो जेएनयू में हो रहा है उसे जेएनयू का मुद्दा नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं बाहर से ही कंट्रोल हो रहा है। तो हमें बाहर जाना ही पड़ेगा और संसद भवन जाके अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा। तो वहीं जेएनयू के छात्रों को विपक्ष का भी पूरा समर्थन मिला। ये पहली बार नहीं हो रहा कि ये सरकार नौजवानों पर लाठियां बरसा रही हो या उन्हें प्रताड़ित कर रही हो। ये सरकार भारत के नौजवान से डरी हुई सरकार है, इसलिए लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये आपको बता दें कि फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सोमवार को जेएनयू स्टूडेंट्स ने संसद तक मार्च निकाला। हालांकि छात्रों के इस मार्च को रोकने के लिए जेएनयू के बाहर धारा 144 लगा दी गई थी। जेएनयू में ही 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हुए। आपको बता दें जेएनयू में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने
सोमवार को एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। 3 सदस्यीय समिति में यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर वीएस चौहान, एआईसीटीई के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे और यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो छात्र सड़क पर हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। देखना होगा क्या समाधान निकलता है। लेकिन अब जरा जेएनयू के छात्रों के विरोध को समझिए। जेएनयू में हॉस्टल फीस बढ़ाने के विरोध में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएनयू में छात्रावास का किराया 20 रुपए से 30 गुना बढ़ाकर 600 रुपए और मेस फीस 5,500 रुपए से लगभग 2 गुना बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा छात्रों से हर महीने 1,700 रुपए अतिरिक्त सेवा शुल्क के रूप में देने को भी कहा गया है, जो छात्र पहले नहीं देते थे। ये साफ सफाई और मेंटेनेंस के नाम पर मांगा गया है। पहले कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। इस एवज में छात्रों का आरोप है कि कुलपति जेएनयू को निजी विश्वविद्यालय की तरह बनाना चाहते हैं। तो छात्रों का विरोध दरअसल इसी बात को लेकर है कि मेस का फीस और उनके हॉस्टल का फीस आखिर क्यों बढ़ाया जा रहा है। और अब हम आपको पाकिस्तान में आजादी की मांग दिखा रहे हैं, जो शिद्दत के साथ उठ रही है। यकीन मानिए, छात्रों की मांग को देखकर पाकिस्तान के कान खड़े हो गए होंगे। आप भी सुनिए, पाकिस्तान में फैज अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल में छात्रों ने कैसे इमरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जरा तू भी सुन ले आजादी का दुश्मन, जरा तू भी सुन ले तनकीद का दुश्मन, जरा तू भी सुन ले ओए बाजवा बाजवा, जरा तू भी सुन ले हम लेके रहेंगे प्यारी प्यारी जान से प्यारी। मैदानों में आग लगी है, शहरों में शोर उठा है, शहरों में शोर उठा है। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। इमरान तो कांप रहा है, ये धुंधुमा के भाग रहा है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जी हाँ, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का जोश भरने वाला ये गीत भारत में नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में गूंज रहा है। लाहौर के फैज फेस्टिवल में छात्रों की ये गूंज इमरान सरकार की नींदें उड़ाने वाली है। जहां से छात्र पीएम इमरान और उनकी सरकार में शामिल हर नेता और सेना को ललकार रहे हैं। अपने विरोध को सरकार की शामत बता रहे हैं। सभी छात्र एक सुर में फैज अहमद फैज के सपनों को मंजिल तक पहुंचाने की कसम खा रहे हैं।
वैसे लड़खड़ाती पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर बदस्तूर जारी है और लाहौर में इस 5 दिन के फैज फेस्टिवल में छात्रों की ललकार के इस वायरल वीडियो ने इमरान के खिलाफ विरोध की आग को और हवा दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो आजादी के नारे लाहौर में लग रहे थे। जाहिर है इन नारों को सुनकर इमरान खान की नींद जरूर उड़ गई होगी। बहरहाल दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली में हवा के बाद खराब पानी को लेकर जंग छिड़ी है। आज ये मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक उठाया गया, जिसमें बीजेपी ने खराब पानी को लेकर केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर कोरी राजनीति हो रही है। दिल्ली में नल के पानी को लेकर सोमवार को सड़क से लेकर संसद तक हल्ला बोला गया। एक तरफ पानी को लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे, तो संसद में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पानी का मुद्दा उठाया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर दी। 20 राज्यों में आज सबसे खतरनाक पानी दिल्ली का आया है और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि BIS के इस टेस्ट के बाद जो फेल हुआ है, कोई न कोई ऐसी व्यवस्था किया जाए सर कि ऐसे लोगों को, जो लोग पानी इतना खतरनाक जहरीला पानी दे रहे हैं, इस पे कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान संसद में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने भी पानी को लेकर केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उस समय में भी उन्होंने बयान दिया कि नहीं, हमारा तो पानी जो है 100% ठीक है, तो यूरोपियन कंट्री से भी ज्यादा अच्छा है। हमने कहा कि हम इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं। हम तो सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति होंगे कि जिस दिन मालूम हो जाए कि दिल्ली का पानी पीने लायक, क्या कहते हैं, कि हो गया है। हालांकि पानी को लेकर हो रहे वार पर सीएम केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान का हवाला देकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के साथ ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर पलटवार किया। रामविलास पासवान जी ने कहा था कि दिल्ली का पानी गंदा है, तो शेखावत जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा दिस मस्ट बी हिज ओपिनियन। शेखावत जी जल मंत्री हैं, हम सब लोग जानते हैं। उनके जल मंत्रालय ने 20 जगह से, दिल्ली के 20 लोकेशन से वाटर सैंपल उठाए। ऑल वर बेटर देन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। बता दें कि अभी शनिवार को ही रामविलास पासवान के मंत्रालय ने पानी की गुणवत्ता को लेकर 21 शहरों की एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पीने के पानी के मामले में मुंबई के नल का पानी सबसे अच्छा है, जबकि दिल्ली के नल का पानी 21 शहरों में सबसे खराब है। इस रिपोर्ट के बाद केजरीवाल सरकार कटघरे में है। सोमवार को ये मामला संसद में उठा। हालांकि सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली का पानी अच्छा है और पानी पर सिर्फ राजनीति की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो दिल्ली के पानी को लेकर पंगा जारी है और शीतकालीन सत्र का आगाज बेहद गर्म हुआ है। तो आगे अंदाज क्या होगा, आप बखूबी समझ सकते हैं। 13 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में नागरिकता संशोधन बिल सहित करीब 43 बिल को पास कराने पर सरकार का फोकस रहेगा। नाम भले ही शीतकालीन है, लेकिन सत्र में फुल गर्मी है और इसकी वजह है विपक्ष का हंगामा। यूं शुरू हुआ इस साल का आखिरी सत्र और जैसे कयास लगाए जा रहे थे, हुआ भी कुछ वैसा ही। संसद के बाहर से ही किसानों के मुद्दे पर शिवसेना ने विरोध करना शुरू किया, जो कि सदन में भी जारी रहा। प्रश्नकाल के दौरान शोर शराबे के बीच शिवसेना के नेता लोकसभा की बहस छोड़कर बाहर चले गए। हंगामे के बीच शिवसेना ने किया वॉकआउट। दरअसल प्रश्नकाल के शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष की लगातार नारेबाजी की वजह से लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से शांति की अपील की और आश्वासन दिया कि सबको बहस करने का पूरा मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि सत्र से पहले पीएम मोदी ने भी हर मुद्दे पर बहस की बात कही और विपक्ष की तरफ से आम लोगों से जुड़े मुद्दे सदन में उठाने की बात कही गई।
हम सभी मुद्दों पर खुल करके चर्चा चाहते हैं। उत्तम से उत्तम बहस हो ये आवश्यक है। वाद हो, विवाद हो, संवाद हो और सदन की चर्चा को समृद्ध बनाने में योगदान दें। आम लोगों की जो मुद्दा है, जिस विषय को लेकर आम लोग परेशान है, सारे विषय को हम सदन के अंदर रखना चाहते हैं। यही हमारा जिम्मेदारी बनते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने, अयोध्या विवाद का फैसला आने और 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ देश भर में उपचुनाव होने के बाद ये संसद के पहले सत्र का पहला दिन है। इसलिए इस दिन सबसे पहले नए सांसदों को शपथ दिलाई गई। तो वहीं इस जहां को अलविदा कहने वाले सांसद यानी कि सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और राम जेठमलानी सहित रामचंद्र पासवान और जगन्नाथ मिश्र को याद किया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने फारूक अब्दुल्ला को सदन में लाने की मांग रखी। लेकिन आज 108 दिन बीत रहे हैं, अभी भी फारूक अब्दुल्ला साहब हिरासत में है। ये क्या जुल्म हो रहा है, ये क्या अन्याय हो रहा है। जम्मू कश्मीर की स्थिति और फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी पर हंगामे के बाद प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। मतलब साफ, हंगामा तो होगा ही। तो क्या विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार अहम बिल पास करा पाएगी? आपको बता दें कि संसद में अभी कुल 43 बिल पेंडिंग है। इनमें 12 विचाराधीन हैं, जबकि 7 को वापस लेने के लिए रखा गया है। वहीं 27 बिलों को पेश किया जाना है। 13 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कुल 20 बैठक होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो संसद का शीतकालीन सत्र आगे आने वाले समय में और भी हंगामेदार होने वाला है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं घूसखोर इंजीनियर की। पटना में निगरानी विभाग की टीम ने कटिहार में पोस्टेड कार्यपालक अभियंता को 16 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम को इंजीनियर की अकूत संपत्ति का पता चला है, जो करोड़ों में बताई जा रही है। आरोपी इंजीनियर अरविंद कुमार ने सड़क प्रोजेक्ट के लिए 83 लाख की घूस की मांग की थी, जिसकी पहली किश्त के तौर पर वो 16 लाख रुपए ले रहा था। साल का सबसे बड़ा घूस कांड, निगरानी के हत्थे चढ़ा घूसखोर इंजीनियर। $16 लाख की रिश्वत के साथ हुई गिरफ्तारी। कटिहार का इंजीनियर पटना में गिरफ्तार। ये गुलाबी 2000 के नोट और ये 500 के नोटों की गड्डियां। ये वही 16 लाख रुपए हैं जिसके साथ कटिहार का घूसखोर कार्यपालक अभियंता रंगे हाथों पटना में पकड़ा गया। अरविंद कुमार को पटना में निगरानी की टीम ने 16 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी इंजीनियर कटिहार में पथ निर्माण विभाग में पोस्टेड है। विजिलेंस की टीम को इंजीनियर के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कटिहार की एक कंपनी टॉप लाइन कंपनी है, उनके द्वारा शिकायत हमारे निगरानी विभाग में दर्ज कराई गई थी कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं अरविंद कुमार जी, जो सड़क निर्माण से संबंधित हैं, उनके द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में घूस की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी इंजीनियर अरविंद कुमार ने सड़क प्रोजेक्ट के लिए 83 लाख रुपए घूस की मांग की थी, जिसकी पहली किश्त के तौर पर वो 16 लाख रुपए ले रहा था। जिस वक्त निगरानी की टीम ने आरोपी के घर छापा मारा, ठीक उसी वक्त दूसरे फ्लैट में इंजीनियर के परिवार वालों ने तमाम सबूतों को मिटाने की भरपूर कोशिश की। जब ऊपर में उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई तो इसकी आशंका इनके परिवार के लोगों को भी चल गई और उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद करके एक बाथरूम में घर में जो भी बहुमूल्य डॉक्यूमेंट्स थे और पैसे थे उसको बाथरूम में रख करके जला दिया गया। हालांकि आरोपी इंजीनियर और उसकी पत्नी ने ठेकेदार पर फंसाने का आरोप लगाया है और खुद को बेकसूर बताया है। सर हमको फंसाया जा रहा है, एक पैसा भी सर हम नहीं लिए हैं, एक पैसा भी सर नहीं लिए हैं, फंसाया जा रहा है सर। ठेकेदार हमको 3 बार धमकी दे चुका है कि आपको फंसा देंगे। न्यूज़ 18 की टीम ने जब कटिहार के पथ निर्माण विभाग के ऑफिस से जानकारी जुटाने की कोशिश की तो क्लर्क ने बताया कि 2018 के बाद कोई टेंडर हुआ ही नहीं है। 2018 में 25 करोड़ रुपए का एक ठेका टॉप लाइन की कंपनी को दिया गया था, जो बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल की पत्नी उषा अग्रवाल के नाम पर है।
अभी तो OPRMC से काम चल रहा है, इसके बाद और कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ये 14/8 को, मतलब पहले 18 में ही एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, उतना याद नहीं है, तिथि का याद नहीं है उतना। हो सकता है कि इंजीनियर को फंसाने की धमकी मिली हो, लेकिन इंजीनियर के घर में मिले ये नोटों के बंडल बताने के लिए काफी है कि लेन देन का खेल चल रहा था, और ये सबूत है सिस्टम का हिस्सा बन चुके रिश्वतखोरी का। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय और अमित सिंह के साथ कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट। और अब जरा इस घूस कांड को गणितीय तरीके से समझिए। अगर 50-50 रुपए का बंडल रिश्वत में इंजीनियर ने लिया होता तो 320 बंडल होते। अगर 100 के नोट लिए होते तो 160 बंडल लिए होंगे। अगर 200 रुपए लिए होंगे तो इंजीनियर ने 80 बंडल रिश्वत में लिया होगा। 500 के नोट अगर रिश्वत में लिए गए हो तो ये रिश्वतखोर इंजीनियर 30 बंडल रिश्वत में इसने लिया होगा। और सबसे बड़ी करेंसी 2000 के नोट की बात करें, अगर 2000 का नोट इसने लिया होगा तो वो 8 बंडल होता। तो ये हमने आपको समझाया कि आखिर कौन कौन से नोट उसने लिए होते, तो कितना उसके पास किस हिसाब से पैसे आए हैं, कितने नोटों के बंडल आए हैं। बहरहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक